अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। टोटल बजटेड FOH कितने? 420,000। ये 420,000 ना किसी को समझ आएगा। मैंने आपको बजटेड खर्चों की लिस्ट दी हुई थी, उसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये FOH नहीं है, बाकी सब FOH थे। तो उन सबको टोटल कर लें तो ये टोटल बजटेड FOH बन गए। एक मैंने OAR कहा था डायरेक्ट लेबर के हिसाब से, तो उसके लिए हमें टोटल FOH चाहिए और टोटल लेबर आवर्स चाहिए। अच्छा, आपको टोटल लेबर आवर्स डायरेक्टली नहीं बताए हुए, लेकिन ये पता है कि वेज रेट 400 रुपए पर आवर था। तो टोटल वेजेस कैसे बनी होंगी? 400 को 1 मिलियन कैसे बना होगा? 400 को आर से मल्टीप्लाई किया होगा ना, तो वो आर्स ढूंढने हैं। तो 1 मिलियन को 400 से डिवाइड कर लें। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, अभी नहीं समझ आया। 400 क्या है? वेज का रेट है पर आर। अगर ये पूछा जाए, इस सवाल से हट के बात कर रहा हूं, अगर ये पूछा हो कि अगर 1 घंटा वर्कर काम करे तो 400 रुपए वेज रेट है, टोटल साल की वेजेस इसकी कितनी बनी होंगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनटू पूरे साल में जितने आवर्स काम करेगा वो, तो उन टोटल आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल की कॉस्ट निकलेगी। या 12 महीनों से 12 से डिवाइड कर दो, नहीं, रुपीस पर आवर है तो इनटू आवर्स करना पड़ेगा। ये किया होगा तो 1 मिलियन रुपए बना होगा। मैंने आपको 1 मिलियन रुपीस बताई थी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो 2500 आवर्स, 420,000, 2500, 160। ये OAR है अगर लेबर आवर्स को इस्तेमाल करें तो। और ये बिल्कुल एग्जाम प्रेजेंटेशन भी बना दूं अगर मैं इसको, तो 2500 तो सवाल में गिवन नहीं है, तो या तो इसको मैं कह देता हूँ वर्किंग वन, या ये भी चलता है कि छोटी सी मकड़ी बना देते हैं, ये एग्जाम में चलता है। और इसी के नीचे ये मकड़ी बता दी कि क्या कहती है। ये कहते हैं जी 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 400 किया है तो 2500 निकला है। क्या हुआ? नीचे डिनोमिनेटर में लिख दें, बिल्कुल कोई मसला नहीं। यानी आप डिनोमिनेटर के अंदर ही 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 400, बिल्कुल ठीक है। क्या अगर वेज रेट, चले बाकी भी जिनको नहीं समझ आया वो भी दोबारा सुने। अगर रेंट 5,000 पर मंथ है, साल का रेंट कैसे निकलेगा? इनटू 12, क्योंकि पर मंथ था तो 12 महीनों से डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, अगर मटेरियल जो हम खरीदते हैं उसका रेट है 20 रुपए पर केजी, टोटल साल की मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेंगे? इनटू 12, फिर इनटू जितने केजीज हम इसके इस्तेमाल करेंगे। अगर वेज का रेट 400 रुपए पर आर है तो टोटल लेबर कॉस्ट पूरे साल की कैसे निकलेगी? इनटू आवर्स। अब ये आर से मल्टीप्लाई किया था तो 1 मिलियन बना था, अब आपको ये नहीं पता था तो 1 मिलियन पर से डिवाइड कर ले, आवर्स आ जाएंगे। ये स्विचिंग के कब मल्टीप्लाई कर रहे हैं कब डिवाइड कर रहे हैं, ये बहुत चल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ये काम शुरू की क्लासेस में थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कराने की कोशिश की थी, तो ये काम बहुत चल रहा है आगे कॉस्ट के अंदर, पक जाएगा आस्ता आस्ता। 2500 अभी तक ना समझ आया हो किसी को? यार चलो रोज याद कहेगा, रोज याद रहेगा, रोज कह दूंगा। आपने मेरे साथ कैमरा मूव नहीं कराया करना, ठीक है? बोर्ड पे रहें, मैं जब बोलना शुरू कर दूं तो मुझ पे जरूर फोकस करें, पूरा क्लोजअप अच्छी तरह। लेकिन अगर मैं बोल नहीं रहा तो जो बोर्ड पे है उस पर रहा कर। दूसरा वो यार मशीन आवर्स,
मशीन आवर्स मैंने बताए थे 3000, तो आंसर आ गया 1 पर मशीन आवर। पर मशीन आवर या पर आवर, ठीक है। OAR यूनिट्स वाला, टोटल FOH डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो 420,000 डिवाइडेड बाय 1000, 420 पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, टोटल बजटेड FOH, टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 420,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, 42%। टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मटेरियल कॉस्ट, 420,000 ओवर 6 लाख, 70%। टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड प्राइम कॉस्ट, 420,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख 1 और 10 लाख 1, 16 लाख, 0.25%। ये है जी फिगर जो कैलकुलेट करनी है। अच्छा, मुझे अगर आप लेक्चर नंबर लिखते हैं तो बताइएगा, मैंने NRB किस लेक्चर से पढ़ानी शुरू की थी? 11 से। ठीक 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 है जी, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जी ठीक है जज़ाकल्लाह, सही है। ऑनलाइन वालों का टेस्ट लगा रहा था तो
हाँ जी, कैलकुलेशंस में बताइए कोई एतराज परेशानी है तो। अच्छा, अब इसकी इंटरप्रिटेशन बताता हूँ कि क्या इसका मतलब क्या निकला है। बिजनेस ने साल के शुरू में अंदाजा लगाया, टोटल पूरे साल में इतने खर्चे होंगे, बाकी एक्टिविटीज का अंदाजा लगाया और शुरू में एक OAR ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लिया। इस बिजनेस ने ये 6 के 6 नहीं किए होंगे, इनमें से कोई एक किया होगा। वो तो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको कहा था 6 करने हैं, बिजनेस ने इनमें से कोई एक ही किया होगा। अब इसका मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताता हूं। साल के शुरू में ये रेट निकालना यानी 168 रुपीज पर लेबर आवर, इसका मतलब ये है कि अब इस पूरे साल में जब भी वर्कर्स काम करेंगे तो वर्कर का 1 घंटा काम करना, उसके साथ इतने ओवरहेड्स भी हो जाया करेंगे। इस रेट की इंटरप्रिटेशन ये है कि मैनेजमेंट ने साल के शुरू में एक रेट निकाल लिया कि अब इस पूरे साल में जब भी वर्कर्स काम करेंगे, डायरेक्ट वर्कर्स, तो वर्कर्स का 1 घंटा काम करने से इतने ओवरहेड्स भी हुआ करेंगे। अब इस रेट का फायदा क्या है? बिजनेस आगे कोई भी प्रोजेक्शंस कर सकता है। जैसे एक जॉब मिली है, जैसे मैंने कोर्स की मिसाल दी थी, और वो काम 10 घंटे में करना है, तो इस रेट से फायदा क्या होगा? बिजनेस ये जान पाएगा कि अगर मैं ये 10 घंटे काम करूंगा तो मेरे कितने ओवरहेड्स होंगे? 168 इंटू 10। तो इस रेट की इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने शुरू में एक रेट बना लिया कि जब भी वर्कर्स 1 घंटा काम करेंगे तो उसकी सपोर्ट में इतने ओवरहेड हुआ करेंगे। जैसे कोर्स की मिसाल अगर दूं और कॉलेज ने अगर एक रेट बनाया हो कि ये रेंट और ये बिजली वगैरह सब उन्होंने कहा जी क्लास का 1 आवर बिजनेस को 250 रुपए ओवरहेड्स कॉस्ट करेगा, तो इसका मतलब है कि 1 घंटा क्लास चलेगी तो 250 रुपए ओवरहेड्स होंगे। ये इंटरप्रिटेशन है इस OAR की। इसी तरह से इसकी भी यही इंटरप्रिटेशन है 140 पर आवर। क्या केस पूरे साल में है? नहीं, पूरे साल में आगे जब मशीन 1 घंटा चलेगी तो बाकी सारे ओवरहेड्स 140 रुपए के हो जाएंगे। क्या फायदा हुआ इसका? आइंदा हमने जब भी प्रोजेक्शन करनी होगी कि अच्छा इतने घंटे चलाएंगे तो क्या होगा, इतने घंटे चलाएंगे तो क्या होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम टोटल प्रोजेक्शन जान सकते हैं। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है कि बिजनेस इस पूरे साल में जब भी यूनिट्स बनाएगा तो 1 यूनिट बनाने पे इतने रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, इतने रुपए का डायरेक्ट लेबर लगेगा और इतने रुपए का एफओएच लगेगा। जो मैंने बिल्कुल इस चैप्टर के शुरू में इंट्रोडक्शन में कहानी सुनाई थी, ये हम चीज असल में जानना चाह रहे थे कि 1 यूनिट के लिए कितने रुपए का एफओएच लगा करेगा। तो इस OAR पर यूनिट 420 रुपए पर यूनिट की इंटरप्रिटेशन ये है कि इस साल हम जो भी यूनिट बनाएंगे 1 यूनिट पे इतने रुपए एफओएच हुआ करेगा, और डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर भी ऐड कर लेंगे तो 1 यूनिट कितनी कॉस्ट हुआ करेगी। तो बस ठीक है, साल के शुरू में पता लग गया जो मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था। ये तीनों वाली, ये जो तीनों पर आर पर यूनिट वाली बात आई समझ? इधर आते हैं। इस 42% की इंटरप्रिटेशन ये है कि हम जो भी इस साल में काम करेंगे, थोड़ा कम जितना भी ज्यादा, उस काम पे जितनी लेबर कॉस्ट आया करेगी उसके 42% के बराबर जो अमाउंट निकलेगी उतने ओवरहेड्स भी आया करेंगे। 42% ऑफ लेबर कॉस्ट OAR की इंटरप्रिटेशन ये है कि इस पूरे साल में अब जब भी हम काम करेंगे तो उस काम पे जितनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आया करेगी उस पे एफओएच भी कितना आया करेगा? उस लेबर कॉस्ट के 42% के बराबर। यानी अगर हमने इस साल में कोई ऐसा काम किया जिसपे 1 लाख रुपए लेबर कॉस्ट आएगी तो 42,000 रुपए एफओएच भी आएंगे। अगर हमने इस साल को ऐसा काम किया कि जिसपे 2 लाख रुपए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी तो फिर 84,000 एफओएच भी आएंगे। ये इस OAR का मतलब है। इसका क्या मतलब है कि हमने इस साल में अब जो भी काम किया, जो भी प्रोडक्ट्स बनाए, उन पे जितनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगी उसकी 70% के बराबर एक्स्ट्रा एफओएच भी आया करेगी। यानी इस साल हम कुछ यूनिट्स बनाएंगे जिन पे 2 लाख रुपए का मटेरियल लगेगा, तो उस 2 लाख रुपए में से 70% एफओएच होगा। ये मतलब है? नहीं, 2 लाख रुपए मटेरियल लगेगा और 1,40,000 रुपए के एफओएच भी आएंगे। तो ये एक लिंक बना दिया, एक जोड़ बना दिया किसी ना किसी वेरिएबल के साथ, किसी ना किसी फैक्टर के साथ। अब इससे मैनेजमेंट को अंदाजा हो जाएगा, प्रोजेक्शन करने में हेल्प मिलेगी। इन्होंने एफओएच का एक रेट बना लिया। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है कि आइंदा जो भी काम करेंगे उस काम को करने पे जितनी प्राइम कॉस्ट लगा करेगी उसके 26.25% के बराबर एफओएच भी लगा करेंगे। तो इनमें से बिजनेस जो मर्जी OAR यूज करना चाहिए, बिजनेस की मर्जी। इंटरप्रिटेशन ये है जो आपको बताइए। हाँ, साल का शुरू है ना, बजटेड। मैंने तो बार बार वर्ड बजटेड नहीं लिखा, लेकिन ये सब बजट्स हैं, ये सब एस्टिमेशंस हैं। अच्छा, अब साल का एंड आ जाए और ये जो हमने सारा अंदाजा लगाया था एग्जैक्ट तो इससे डिफरेंट होगा, तो उसका क्या करेंगे? तो वो मैंने इस चैप्टर के 2 हिस्से बांटे थे, तो वो दूसरे से मैं बताऊंगा। अभी हम इसी की प्रैक्टिस चल रहे हैं।
अभी मैं OAR ही पे चल रहा हूँ, जब साल के एंड पे लाऊंगा तो फिर वो हेडिंग दे दूंगा पार्ट बी करके। ये परसेंटेज में क्यों है? क्योंकि ये रुपीस कैंसिल हो गए, प्रोपोर्शन रह गया बस एक। जैसे मैट्रिक में मार्क्स 1000 में से 800, तो कितने परसेंट बने? वो इसलिए बने क्योंकि आप बचपन से काम करते आ रहे हैं कि जी 1000 में से 800, तो अब ये 1000 भी मार्क्स हैं, ये 800 भी मार्क्स हैं, तो पीछे एक प्रोपोर्शन रह गया, इसलिए कहते हैं जी मेरे 80% मार्क्स हैं। तो चूंकि रुपीस कट गया तो पीछे फिर बस एक प्रोपोर्शन रह गया, उसको एज अ परसेंटेज बता दिया जाता है। ये प्रोपोर्शन आ गया ना। प्रोपोर्शन क्या आ गया कि अगर 1 मिलियन लेबर कॉस्ट हो तो 4,20,000 FOH होता है, 100 रुपए लेबर कॉस्ट हो तो 42 रुपए FOH होता है, तो इसी को परसेंटेज कहते हैं। इन तीनों में चूंकि रुपीस आ रहे थे तो इन तीनों का आंसर परसेंटेज की शक्ल में है। OAR साल के शुरू में कैलकुलेट हो रहा है, इसके लिए बिजनेस की मर्जी कि जो मर्जी बेस बना के OAR निकाले, ये बिजनेस की मर्जी है, और आपके लिए एग्जामिनर की मर्जी, वो सवाल वाला बताएगा कौन सी बेस बनानी है, और अगर नहीं बताएगा तो क्या करना है वो भी मैं आपको भी सवाल कराता हूं, तो आगे नोट्स बता दिया करूंगा चैप्टर में। OAR की इंटरप्रिटेशन ये है कि साल के शुरू में एक रेट बना लिया कि OAR का एक रेट बन चुका है, अब इसका फिर इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसका इस्तेमाल क्या है अभी तो मैं बता रहा था कि हमने जो इसका रेट निकाला उसको यूज करके टोटल तक पहुंच सकते हैं। जैसे इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा इसका कि अगर एक लेबर आर के ऊपर इतना FOH आना चाहिए तो अब इसका यूज क्या करें? हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि अगर 10,000 घंटे हुए तो FOH क्या होगा, 20,000 हुए तो FOH क्या होगा, 1 घंटा हुआ तो FOH क्या होगा, तो इसका फिर ऑनवर्ड यूज होगा, वो भी इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, इसको अप्लाइड भी कहते हैं। नहीं, FOH हमने जब सब मिला लिए तो फिर अब सबको मिला के तो फिर किसी एक से लिंक करना पड़ेगा। हम कौन है, स्टूडेंट या बिजनेस? वो देखेगा ना कि इसका ज्यादा बेहतर ताल्लुक किससे बनता है। जैसे मैंने AC की मिसाल दी थी, तो AC क्लासरूम में चल रहा है, तो AC का ताल्लुक नंबर ऑफ स्टूडेंट से भी है या नहीं है? बिल्कुल ताल्लुक नहीं है भाई। ताल्लुक बनता है, ज्यादा लोग बैठेंगे तो गर्मी बढ़ेगी तो उसको ट्रिप नहीं करेगा, वो कूलिंग करता रहेगा, जबकि खाली क्लास होगी तो वो फौरन ट्रिप कर जाया करेगा। तो इसलिए ताल्लुक है, लेकिन ज्यादा बेहतर ताल्लुक आर से है, तो इसलिए मैनेजमेंट सोचेगी कि किससे ज्यादा बेहतर ताल्लुक बनता है, उससे पे मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। स्टूडेंट को बताया होगा। हाँ, बेस एक डिवाइड में तो एक ही चीज ला सकते हैं ना, या तो लेबर आर आएगा या मशीन आर आएगा, यूनिट्स आएंगे, कोई एक ही चीज आएगी। तो मैनेजमेंट ने देखना है कि कौन सा ज्यादा बेहतर है। यहां तक बताइए जो पूछना है। अच्छा, अब एग्जाम क्वेश्चंस के लिए इसमें मजीद, ये तो एक सिंपल फार्मूला हो गया, खर्चा डिवाइडेड बाय बेस, ये OAR का फार्मूला है। अब इसको पेपर में सॉल्व करने में क्या क्या मसाइल आएंगे, उन तक पहुंचने से पहले एक पास पेपर का सवाल कर लेता हूं जो कि उन मसाइल के बगैर है, ताकि इसकी एक एग्जाम प्रैक्टिस भी सामने आ जाए। फिर मसाइल पढ़ाता जाऊंगा, उनकी प्रैक्टिस में एग्जाम क्वेश्चंस करते जाएंगे। यार एक मिनट पॉज करना। अच्छा, इसको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्यों कहते हैं वो समझा रहा हूं नॉलेज के लिए। इसको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्यों कहते हैं ये नॉलेज के लिए समझा रहा हूं। एक एग्जांपल समझिए, वो बढ़ जाएगा, जैसे ध्यान दीजिए क्या बता रहा हूं मैं, क्या हो रही है बात। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्यों कहते हैं? एक घर में 5 फैमिली मेंबर्स रहते हैं, अम्मा अब्बा भी हैं, औलाद है, बाकी किराए का घर है, घर के सारे खर्चे हैं, तो जो टोटल खर्चा है घर का महीने का वो 50,000 रुपए है। सबका पांचों का मिला के 50,000 रुपए खर्चा है। इस घर में कमाने वाले 2 लोग हैं, चलो 2 बेटे हैं, वो दोनों कमाने वाले हैं जी।
बांट ले भी, पहले बांट ले, बांट। एक घर में 5 फैमिली मेंबर्स हैं और उस घर का जो पूरा खर्चा है वो 50,000 रुपये महीने का। 2 लोग हैं कमाने वाले, दोनों एक जैसे कमाई उनकी। अब्बा जी ने अगर उन दोनों के जिम्मे लगाना है कि तुम दोनों ने कमा के लाना है, तो कितना कितना कमा के लाएंगे वो? कैसे? डिवाइडेड बाय 2। लेकिन लोग तो 5 हैं, तो हम उसको 2 पे इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि कमा के उन 2 ने देना है। आंसर आ जाएगा 25। अच्छा, अब इसको मैं अगर मजीद 200 में तोड़ूं, क्योंकि लोग 5 हैं और 5 लोगों का 50,000 है, तो एक बंदे का कितना हुआ? 10,000। तो वो जो कमाने वाला है 10,000 तो उसका अपना डायरेक्ट है, ये तो उसका अपना खर्चा है। लेकिन जो बाकी 3 लोग हैं वो भी तो उन्हीं दोनों ने कमाना है ना खर्चा। अपना अपना तो ठीक है, ये दोनों कमा लेंगे, लेकिन जो बाकी 3 लोग हैं उनका खर्चा भी यही एब्जॉर्ब करेंगे, यही बर्दाश्त करेंगे। तो खर्चा सबका, लेकिन डिवाइड किस पे हो रहा है? सिर्फ कमाने वालों पे, ताकि ये पता चल जाए कि इसने जो कमा के लाएगा 10 तो उसका अपना खर्चा है, बाकी 15 इसमें क्यों शामिल किया जाए कि बाकियों का इस पे एब्जॉर्ब होगा। अब इसको एफओएच की जबान से देखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जो प्रोडक्ट बन रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, तो उसका अपना खर्चा है ही है। फैक्ट्री का रेंट किसने पूरा करके देना है? सैलरी किसने पूरी करके देनी है? उन यूनिट्स ने ही पूरी करके देनी है ना, उन्होंने तो कमा के देना है। तो वो सारा खर्चा भी तो यही दोनों ही बर्दाश्त करेंगे, यही प्रोडक्ट्स ही बर्दाश्त करेंगे, यही तो एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो उनकी अपनी कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये तो यूनिट की कॉस्ट है ही है। लेकिन फैक्ट्री के सारे इनडायरेक्ट खर्चे यानी एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो भी इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट में ही बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि कॉस्ट पूरी निकले तो फिर आगे सेल प्राइस तय हो। ये 25,000 के निकलने का क्या फायदा हुआ? अब दोनों भाइयों को पता है कि कम से कम 25 कमा के लाना है, ज्यादा कमा लें लेकिन कम से कम इतना कमाना है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट किस लिए निकालते हैं? इसीलिए तो निकालते हैं कि पता चले कितने का बेचना है। तो इसलिए प्रोडक्ट की कॉस्ट में ना सिर्फ उन यूनिट के अपने जो डायरेक्ट खर्चे हैं वो आते हैं, बल्कि एफओएच भी उन्हीं की कॉस्ट के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये जो 15,000 रुपए है कि एक शख्स के लिए कितना कॉमन खर्चा एब्जॉर्ब होना है, ये एब्जॉर्प्शन रेट है। ये जो 420 रुपए इधर निकला है, ये 420 रुपए क्या निकला है कि जो प्रोडक्ट बनना है उसके अपने ऊपर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो लगना है, बाकी सारे खर्चे उस एक यूनिट के हिस्से में 420 रुपए आ रहे हैं। तो पूरी फैक्ट्री के खर्चे वो इस रेट के हिसाब से एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इसलिए इसको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं। ये पेज दिया आपको और ऑनलाइन वालों के लिए आपके कोर्स में रखा है। सवाल ज्यादा पुराना है इसलिए आपके उस ऑटम 9 वाले तक में नहीं था, तो ये मैंने आप लोगों को अलग से कॉपी दे दिया। और ऑनलाइन वालों के लेक्चर 19 के साथ रख के मैंने एक फाइल अलग रखी है, क्वेश्चन 2 ज़िया टेक्सटाइल्स। पढ़ लीजिए, करता हूं बोर्ड पे। कितना अर्सा लगेगा भाई सवाल पढ़ने में? कर भी लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्प्रिंग 2008 है। ये पुराना लेकिन एक अच्छा सवाल है सीखने के लिए। क्यों? लर्निंग के एतबार से अच्छा सवाल है, इसलिए मैं इससे शुरू कर रहा हूं।
ओवर OAR कैलकुलेशन अभी मैंने जस्ट फार्मूला बताया है और आगे इसमें जो मसाइल हैं वो बताऊंगा कल से। उन मसाइल की इस सवाल को करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए अभी सवाल करा रहा हूँ। सवाल का डाटा ये है कि इस बिज़नेस का एक कटिंग डिपार्टमेंट था, टेक्सटाइल मिल्स हैं, तो हो सकता है कि कपड़ा आता हो और उससे आगे फिर गारमेंट्स बनते हों, तो उस कपड़े की कटिंग होती होगी, उसके लिए अलग मशीनें होती होंगी। तो एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर सिर्फ कटिंग हो रही है। ये सिर्फ आपको उस डिपार्टमेंट का डाटा दिया हुआ है। उस डिपार्टमेंट के लिए एक नई मशीन खरीदी 1 दिसंबर 7 को, ताकि जो उस डिपार्टमेंट में पहले 5 मशीन्स हैं, एक मशीन और आ जाए तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये पहली 2.25 लाइनों का मतलब है, बल्कि 2.25 भी कुछ छटांक कम। हाँ जी, अंग्रेजी। उसके बाद इस नई मशीन का डाटा बताया है कि इस नई मशीन की लाइफ 10 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख होगी, स्ट्रेट लाइन मेथड है। पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में कोई मसला? हाँ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस पूरे सवाल का कॉन्टेक्स्ट देखें तो क्या इस जुमले में क्या कहा होगा? बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो ये मतलब होगा गवर्नमेंट का। तो पहले पैराग्राफ की कहानी ये सुनाई है कि एक कटिंग डिपार्टमेंट में 5 मशीन पहले से थी, एक नई मशीन और ले आए हैं, तो अब वो हो गई हैं टोटल 6। 1 दिसंबर 7 का वाकया है। अगला पैराग्राफ, ये जो नई मशीन है इसको इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा और 1 फेब को कहीं जाकर ये अवेलेबल होगी। द न्यू मशीन विल बी अवेलेबल टू कटिंग डिपार्टमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2008 फुल स्टॉप। कि वो जो दिसंबर 7 में खरीदी थी तो अब ये अवेलेबल फॉर यूज फरवरी से होगी। अच्छा, जो मुझसे पढ़ रहे हैं FAR 1 डेप्रिसिएशन शुरू करा दी हुई है मैंने, और जो कहीं और से पढ़ रहे हैं मेरा ख्याल है डेप्शन तो खत्म भी होगी है? खत्म हो गई डेप्शन, IAS 15 खत्म सारा, IAS 16 खत्म हो गया। ओ है, अच्छा, रिवैल्यूएशन मॉडल वगैरह सब पढ़ लिया, डिस्पोजल, डी रिकग्निशन, एक्सचेंज। कितनी क्लासें हो गई यार? अच्छा, 4 घंटे की क्लास होती? 4 घंटे की क्लास होती? 2.25 घंटे की क्लास होती, तो डबल क्लास होगी ना। अच्छा, फिर ठीक। चले, इसका मतलब सब लोग डेप्रिसिएशन पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करूंगा सामने। तो मशीन अवेलेबल होगी 1 फेब को। बाकी चीजें स्किप करके मैं रिक्वायरमेंट पे आया हूं। रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है कि 2008 ईयर के लिए OAR निकालना है। अब OAR तो नहीं लिखा, लेकिन इस सवाल का डाटा से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये OAR के चैप्टर का है सवाल। और मशीन आर रेट कहने से क्या पता चल रहा है कि OAR बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। तो ये बेस बता रही, OAR बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। क्या हुआ? ईयर एंड नहीं बताया तो बस 2008 का है, तो दिसंबर ही होगा। नहीं, आपको 2008 ईयर का पूछा है ना, तो जनवरी से दिसंबर ही होगा ईयर। अगर नहीं बताया कि कब से कब है, तो जनवरी से दिसंबर ही होगा। तो क्या हुआ? दिसंबर 7 में डेप्शन करेंगे? नहीं करेंगे, अवेलेबल ही नहीं था। तो 2008 ही है पहला साल, और आपको 2008 अकाउंटिंग ईयर नहीं बताया, तो वो जनवरी दिसंबर ही होगा फिर, वरना और क्या होगा? और क्या रखें? जुलाई से जून रख लें, अप्रैल से मार्च रख लें, अक्टूबर से सितंबर रख लें, नहीं अगस्त से जुलाई रख लेते हैं, नहीं मई से अप्रैल रख लेते हैं, बल्कि छोड़े नवंबर से अक्टूबर रखते हैं। तो इसलिए फिर जनवरी दिसंबर ही ठीक है। अच्छा, रिवाइज्ड का वर्ड क्यों लिखा है रिक्वायरमेंट में? क्योंकि पहले इस बिजनेस के कटिंग डिपार्टमेंट में 5 मशीनें मौजूद थीं और उनका यकीनन कोई ना कोई बिजनेस ने OAR भी निकाला होगा, लेकिन अब 6ठी मशीन आने की वजह से अब इस डिपार्टमेंट में कमाऊ पूत हो जाएंगे ज्यादा, 6 मशीनें हो जाएंगी, तो इसलिए फिर एक नया रेट निकालना पड़ेगा। तो आपसे कहा है कि 2008 का 6 मशीनें आ जाने के बाद अब कटिंग डिपार्टमेंट का OAR निकाल दें, जो कि होगा रुपीस पर मशीन आर। ये करना है हमने सवाल। तो हमने इसमें सिर्फ नई मशीन के खर्चे लेने हैं या पूरी 6 मशीनों के? 6 मशीनों के। ये सवाल की अप्रोच हो गई कि सवाल में एक नई मशीन का जिक्र है, लेकिन रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है पूरे डिपार्टमेंट का रिवाइज्ड, यानी टोटल पूरे डिपार्टमेंट का। तो सवाल की अप्रोच क्या लेके चलें, कैसे करेंगे सवाल हम?
पूरे साल के एफएच ले लेंगे और टोटल आवर्स ले लेंगे, तो डिवाइड करके रुपीस पर आ जाएगा। ये करना है हमने सवाल के अंदर। ये बात समझ आ रही कि हमने क्या करना है? तो टोटल एफएच निकाल लेते हैं। क्वेश्चन 2 स्प्रिंग 2008, टोटल बजटेड एफएच निकालते हैं। शुरू से लेके ये जो सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 हैं, ये सारे किसके खर्चे बताए हुए हैं? नई मशीन के। तो हमें क्या सिर्फ नई मशीन का OAR निकालना है? नहीं, हमें तो पुरानों के भी खर्चे चाहिए थे। तो चलो नई के तो लिखे ना, पुरानों का भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। जो खर्चे नई के दिए वो तो लिखें। चले जी, नई मशीन के ओवरहेड गिनना शुरू कर दें सवाल के शुरू से। हाँ जी, नई मशीन के एफएच लिखने सारों के, पूरी 6 मशीनों के लिखने, लेकिन अभी सवाल में दिए ही एक मशीन के, तो उसके तो लिखे ना, बाकी 5 का भी आगे को बंदोबस्त होगा। तो नई मशीन से रिलेटेड ओवरहेड गिनना शुरू कर देते हैं जी। क्या क्या है जी? सबसे पहले डेप्रिसिएशन है, क्योंकि पहले पैराग्राफ से हमें इसकी डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन मिल गई। कॉस्ट बता दी, आरवी बता दी, लाइफ बता दी, स्ट्रेट लाइन बता दिया, तो इसीलिए बताई है कि डेप्रिसिएशन निकालें। और पहले दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन से पता चल गया कि हमने गिनना कब से शुरू करना है। तो नई मशीन की डेप्रिसिएशन हो जाएगी, कॉस्ट कितनी? 13 लाख माइनस आरवी डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, लेकिन इनटू 11/12 110 है जी। 11/10 10 क्यों? एक साल की डेप्रिसिएशन, हमें सिर्फ 11 महीने चाहिए। दूसरे पैराग्राफ में आवर्स का जिक्र है कि पूरे साल में मशीन इतने आवर्स चलेगी। इट इज बजटेड दैट मशीन विल वर्क फॉर 2600 आवर्स, यानी मशीन जो रन करेगी, जो बिजली कंज्यूम कर रही होगी, पूरे साल में 2600 घंटे हैं। इनमें शामिल हैं, दी बजटेड आवर्स इंक्लूड 80 घंटे फॉर सेटिंग अप द मशीन एंड 120 आवर्स फॉर मेंटेनेंस। ये दोनों समझाता हूं क्या होते हैं। इसकी मिसाल समझाता हूं मैं आपको फोटोकॉपी मशीन से। जब फोटोकॉपी मशीन बंद पड़ी हुई है, शायद कभी आपने ऑब्जर्व किया हो कि किसी दुकान पे फोटोकॉपी करवाने गए हैं और उस वक्त उसकी मशीन जो है वो बंद पड़ी हुई थी, तो मशीन ऑन करते साथ ही फोटोकॉपी शुरू नहीं कर देगा। कोई 2-3 मिनट मशीन चलेगा जी, मशीन अभी गर्म हो रही है, उसके बाद कॉपी शुरू करेगा। तो वो जो 2-4-5 मिनट मशीन ने लगाए, उसके दौरान क्या बिजली कंज्यूम नहीं हुई होगी? हुई होगी। तो वो जो 3-4-5 मिनट हर रोज सुबह मशीन बिल्कुल शुरू करने के लिए काम, वो जो 2-4-5 मिनट लेती होगी, ये पूरे साल के मिला के 80 घंटे हैं। 80 आवर्स फॉर सेटिंग अप द मशीन। मशीन को वर्किंग पोजीशन में लाने के लिए 80 घंटे मशीन, ये 80 तो टोटल पूरे साल के हो गए ना, रोज हो सकता है हर शिफ्ट से पहले को 15-15 मिनट जाया होते हो, तो उस तरह पूरे साल के 80 घंटे बन गए। ये हो गए सेटिंग अप द मशीन वाले 80 आवर्स। 120 घंटे मेंटेनेंस, इसकी भी मिसाल समझ लें। कभी घर में अगर सामने देखा हो एसी और उसको सर्विस का होते देखा हो, तो एसी की सर्विस का जो भी 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगेगा, उसके दौरान कुछ देर के लिए उसने एसी चलाना भी होगा। या चलो गरीब के बाल वाली मिसाल दे देता हूँ, मोटरसाइकिल सर्विस कराते हैं, मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करा लेते हैं। अच्छा, अब जब मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग कराएंगे तो उसमें वो काफ़ी देर मोटरसाइकिल स्टार्ट भी रखेगा, बल्कि वो बड़ी कोफ्त हो रही होती है। वो जब पेट्रोल उसमें लग रहा होता है ना, और ऊपर से वो जब उसको वो ऑयल भी निकाल लेते हैं, उसके तार हैं, उसको वो पेट्रोल भी ले रहे होते हैं, बहुत सुंदर कोफ्त हो रही होती है, और वो अपनी मर्जी से आराम से रेसें भी दे रहा है, तो सब इधर लग रहा होता है। तो वो जो उस मोटरसाइकिल की सर्विस हो रही है, उस दौरान भी मोटरसाइकिल चल रही है, पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है। तो इसी तरह मशीन की मेंटेनेंस करते हुए भी हो सकता है, मशीनें इसी तरह से चलते हुए ही उनकी मेंटेनेंस होती है। तो वो पूरे साल में मिला के 120 घंटे। इन शॉर्ट, ये 80 घंटे और 120 घंटे, इस दौरान प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी। ये मतलब है इस कहानी का कि पूरे साल मशीन ने चलना 2600 आवर्स है। दूसरा पैराग्राफ समझा रहा हूं, मशीन ने चलना 2600 आवर्स है, लेकिन इसमें से उसने 80 घंटे और 120 घंटे बता दिए, एक वो शुरू के स्टार्ट होने वाले, दूसरा मेंटेनेंस पूरे साल टोटल मिला के। तो इन 200 घंटों में प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी। ये मतलब है सारी कहानी का। इसका क्या करना है फिर? यकीनन आगे कोई ना कोई खर्चा इससे रिलेट किया होगा, क्योंकि अभी तो दूसरे पैराग्राफ में तो खर्चे नहीं है,
वो तो बस आर्ट्स का जिक्र किया है, तो आगे कोई ना कोई खर्चे का इससे ताल्लुक होना होगा। चलिए जी आगे चलते हैं, रिलेटेड एक्सपेंसेस। पॉइंट नंबर 1, मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन जो बिजली कंज्यूम करेगी, 1 यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा मशीन चलेगी तो बिजली के 10 यूनिट कंज्यूम हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन विल बी 10 यूनिट्स पर आवर, ये वो बिजली के यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स पर आवर। 1 घंटा मशीन चलेगी तो 10 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल हो जाएगी, और जब बिल आता है तो उस पर लिखा होता है कि 1 यूनिट 8.5 रुपए का है। ये पॉइंट नंबर 1 का मतलब है। अच्छा, अब इसमें एक इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से 2 अल्टरनेटिव सोल्यूशन हो सकते हैं, और जो आईकैप का मैं उसी के साथ चल रहा हूँ। आईकैप का तो खैर ये नहीं था क्योंकि उस दौर में तो सोल्यूशन नहीं आता था, लेकिन आईकैप ने अपनी बुक में डाला था उसको, तो मैं उसको ओन कर रहा हूँ। ये जो बिजली की कंजम्पशन लिखी है पॉइंट नंबर 1 में, ये क्या लिखी है? ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, यानी जब मशीन से प्रोडक्शन हो रही होगी उस दौरान ये बिजली कंज्यूम इस तरह से हो रही होगी। तो वो जो 200 घंटे ऊपर थे, तो क्या उनमें बिजली नहीं कंज्यूम हो रही होगी? हो रही होगी है? नहीं, मैं अभी सिर्फ खर्चे लिख रहा हूँ, भी सिर्फ खर्चे लिख रहा हूँ। अभी मैंने प्रोडक्शन आवर्स की बात नहीं की, वो तो मैंने कहा था कि डिवाइड कमाने वालों पे करना है, खर्चे तो सारे ही आने हैं। उन 200 घंटों में क्या बिजली नहीं इस्तेमाल हो रही होगी? हो रही होगी। उन 200 घंटों में बिजली किस हिसाब से इस्तेमाल हो रही होगी? नहीं बताया। 1 घंटा मशीन चलने से 10 यूनिट्स बिजली यूज हो जाएगी इस दौरान। उन 200 घंटों में भी बिजली इस्तेमाल हो रही होगी, लेकिन कितनी नहीं बताया। अब इसके 2 हल हो सकते हैं। एक हल ये हो सकता है कि हम 200 घंटों के दौरान बिजली इस्तेमाल होने का चूंकि कुछ नहीं बताया, तो हम मजबूरन उस बिजली को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये निस्बतन कमजोर अदम्पशन है। दूसरी अदम्पशन ये है कि उन 200 घंटों में भी इसी तरह से बिजली इस्तेमाल हो रही होगी, ये ज़्यादा बेहतर है। तो ओवरहेड में एक है जी रेशो किस चीज़ की, कैसे 50 क्यों 45 लगा लेते हैं, चले 42 कर लेते हैं, 38 बस, अच्छा 35 कर लें। इसमें फिर हर एक के अपने पे आंसर बन जाएंगे ना, तो इसलिए फिर सेम कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा ये जो अभी ये बच्चे ने बात पूछी और मैंने भी चलो आगे से जवाब जो दिया, बाकी भी हंस पड़े, इसमें मैं 2 एक्सट्रीम्स बता रहा हूँ। ये मजाक करना, हंसना डिस्करेज हरगिज़ नहीं है। आप ज़रूर सोचें इस तरह की चीज़ें, आपकी कॉस्ट इंप्रूव होगी। आप ज़रूर इस तरह की बातें सोचो और मुझसे पूछा करें। लेकिन दूसरी एक्सट्रीम ये है कि इन्हीं हरकतों में ही ना पड़े रहना कि चलो उल्टा उल्टा सोचते हैं, इससे फिर जो मेन चीज़ है ना वो रह जाती है। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स पे ना चले जाए। एक तो ये कि दिमाग इस्तेमाल करना ही छोड़ दें, मैं बस सर ने जितना बताया उतना नहीं, सोचना है, अल्टरनेटिव सोचें कि इसकी वजह ये हो सकता था, ऐसे हो सकता था, ज़रूर पूछें। दूसरी एक्सट्रीम पे भी ना चले जाना कि पुट्ठी चीज़ें ही सोचें, क्या पता ऐसे हुआ होता, क्या पता ऐसे हुआ होता, तो उससे जो नॉर्मल चल रहा होता ना फिर वो रह जाएगा। तो डिस्करेज भी नहीं कर रहा और ये भी नहीं कह रहा कि आप सोचें ही उल्टा उल्टा, बस जैसे समझा रहा हो वो फॉलो करें, फॉलो वो करें, लेकिन उसके अलावा जो और तरीके सोचना हो वो मुझसे जरूर पूछा करें। इलेक्ट्रिसिटी की कैलकुलेशन कैसे करूं भाई, क्या करूं? 2600 घंटे मशीन चलेगी, 1 घंटे में 10 यूनिट्स कंज्यूम होंगे और 1 यूनिट का 8.5 रुपए बिल आएगा। ठीक है, ये 2600 घंटे मशीन चलेगी, ये आर्ज आ गए, 1 घंटे में 10 यूनिट्स कंज्यूम होंगे इंटू 10, और 1 यूनिट इतने रुपए का होगा। ठीक है, ऐसे आंसर क्या आ गया? 221। ये जो उसने कहा ना, इट इज बजटेड दैट मशीन विल वर्क फॉर 2600 घंटे, तो ये वर्किंग कंडीशन में लाने के बाद की बात होगी या पहले की होगी? देखिए सेटिंग अप में ना दोनों बातें ली जा सकती हैं। एक आपको जो मैंने फोटोकॉपी मशीन की मिसाल दी, और ये बहुत प्रैक्टिकल मिसाल है। जब भी कोई भी हैवी मशीनरी स्टार्ट होती होगी तो स्टार्ट होते साथ ही नहीं रनिंग शुरू कर देती। बाइक है आपके पास? है नहीं, वैसे बाइक सर्दियों में स्पेशली स्टार्ट करते साथ ही नहीं रेस देके भगा देते, थोड़ी देर रखते हैं जरा पेट्रोल सारा थ्रू हो जाए, तो वो जो 2 4 5 सेकंड तक बाइक स्टार्ट रखी हुई है तो वो पेट्रोल तो हो रहा है ना कंज्यूम। ये सेटिंग अप है। अगर आप इसकी जगह वो मतलब लें जो आप कह रहे हैं कि ये वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए थी कि 80 घंटे इसको वर्किंग कंडीशन में लाने में लगे, अगर आपने ये मतलब लेना है तो फिर जो ऊपर लिखा है ना, इट इज बजटेड दैट मशीन विल वर्क फॉर 2600 घंटे, उससे फिर ये क्लैश कर रहा है।
जब कह रहे हैं मशीन विल वर्क फॉर 2600 घंटे ड्यूरिंग द ईयर, तो ये वर्किंग कंडीशन में आने के बाद ही गिनती शुरू हो रही होगी ना, तो इसलिए ये 80 घंटे वही है जो रोज स्टार्ट होने पे टाइम जाया होता होगा। अच्छा, जो बात कल समझाने की कोशिश कर रहा था ना, उसको मैं एक और तरह बताता हूँ। यहाँ 2600 क्या है? 10 क्या है? यूनिट्स पर आवर। 8.5 क्या है? रुपीज पर, इसलिए रुपीज है। तू काट दिया, दोबारा कैसे करूँगा? क्या नहीं, मैंने तो नहीं लिखे यूनिट्स, नहीं लिखे मैंने, लाजमी तो नहीं है, मैंने नहीं लिखे। ये तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहा था, और इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आप उन सवालों में फंसेंगे जब आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि जो डाटा दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, वहां पर ये नसीहतें काम आएंगी। आगे जी, पॉइंट नंबर 2, मेंटेनेंस है 25,000 पर मंथ। ये सारे खर्चे किसके बताए हुए हैं? नई मशीन के ना, तो सारा कुछ फिर 11 महीने के हिसाब से हो रहा है। 25,000 पर मंथ है तो इंटू 11 या 11/12, फिर इधर क्यों नहीं किया? ये एक साल की फिगर थी, उसको 12 से डिवाइड करके एक महीने की बनाया, फिर इंटू 11 किया। ये तो है ही 25,000 पर मंथ, 275,000। पॉइंट 3, हर महीने 10,000 रुपए। मशीन रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट ऑफ अ पार्ट, हो सकता है कोई फिल्टर विल्टर चेंज होते हो हर महीने, एट द एंड ऑफ एवरी महीने, विच विल कॉस्ट 10,000 ऑन ईच रिप्लेसमेंट। यानी हर महीने कुछ पार्ट्स रिप्लेस होते होंगे और उन पर 10,000 रुपए खर्च आता होगा। आसान अल्फाज में 10,000 पर मंथ। $10,000 पर मंथ, तो 10,000 इंटू 11, 110। मशीन के ऑपरेटर की सैलरी होगी 9,000 पर मंथ। $9 पर मंथ, तो 9 इंटू 11, 99,000। पॉइंट नंबर 5, अदर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स 5,000 पर मंथ। अच्छा, इंक्रीज का मतलब है कि जो पहले मशीन 5 थी उनके ऊपर भी कुछ अदर ओवरहेड्स आते थे, इस छठी मशीन की वजह से अब 5,000 और आ जाएंगे। तो ये हैं उस छठी मशीन के ओवरहेड्स, अदर ओवरहेड्स। 5,000 पर मंथ, 55,000। ये हो गए नई मशीन के सारे ओवरहेड्स। अच्छा, बस काफी है? ये अब टोटल ओवरहेड हो गए? नहीं, हमें पूरे डिपार्टमेंट का ओआर निकालना है, तो पूरे डिपार्टमेंट यानी 6 के 6 मशीन के ओवरहेड्स आने हैं। ये तो भी सिर्फ नए के हैं। अगर मैं एग्जिस्टिंग मशीन्स के भी ओवरहेड्स यहां लिख दूं, अगर यहां एग्जिस्टिंग मशीन्स के भी ओवरहेड्स आ जाएं, तो अब ये ग्रैंड टोटल ठीक है। फिर अब अगर मैं एग्जिस्टिंग के भी यहां लिख दूं, तो फिर ये सही न्यूमरेटर बन गया। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर। तो ये अब सही हमारा न्यूमरेटर बन गया ओआर के फार्मूले का। टोटल बजटेड एफओएच, ये टोटल बजटेड एफओएच हो गए 6 के 6 मशीन्स के। लिख दूंगा तो हाँ 6 के 6 मशीन्स के हो जाएंगे। ओआर निकालने के लिए और क्या चाहिए? यानी मशीन आवर्स। अच्छा, अभी जो मैंने इससे पहले वो फैमिली मेंबर्स की बात की थी, ओएआर निकालने के लिए हमें डिनोमिनेटर में वो रखना है जिन्होंने कमा के देना है। तो इस मशीन के कौन से आवर्स ने कमा के देना है? जब प्रोडक्शन हो रही होगी, तो हमें डिनोमिनेटर में क्या रखने पड़ेंगे? जो प्रोडक्शन वाले आवर्स हैं। जो नई वाली मशीन है इसके 2600 में से 2400 प्रोडक्शन वाले आवर्स होंगे, और एग्जिस्टिंग मशीन्स के, ये लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि एग्जिस्टिंग मशीन्स 12,500 घंटे वर्क करेंगी, जिनमें से 900 मेंटेनेंस के होंगे, तो बाकी प्रोडक्टिव होंगे। 12,500 में से 11
600। तो फिर OAR बन जाएगा टोटल ओवरहेड्स, जो वहाँ निकालूंगा टोटल, डिवाइडेड बाय 14,000। ये होगा जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी, इतने रुपए पर मशीन आर। जो यहाँ ओवरहेड्स का टोटल लिखा होगा, एग्जिस्टिंग के भी खर्चे टोटल आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये माइनस करने वाली बात समझ आई? क्योंकि हमने अभी जो मैं फैमिली की मिसाल समझा रहा था, हमने तो निकालना है OAR, निकालना ही इसलिए है कि जिन्होंने कमा के देना है वो बाकियों का कितना खर्चा एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसीलिए हमने फिर डिनोमिनेटर में वही आर्स रखना है जिन्होंने काम करके देना है, तो प्रोडक्शन वाले आर्स। एग्जिस्टिंग मशीन्स के हमें अलग अलग खर्चे तो नहीं दिए, उनके टोटल ही मैं यहां लिखने लगा। ये लाइन नजर आ रही है या नहीं? चले नहीं आ रही, सही, इधर देख ले। ये लाइन मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट सेंटेंस। प्रेजेंटली कटिंग डिपार्टमेंट के जो एग्जिस्टिंग मशीन है, प्रेजेंटली अभी की बात हो रही होगी, उनका 390 रुपए पर प्रोडक्टिव आवर रेट है फॉर रिकवरी ऑफ रनिंग कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन्स। इस सेंटेंस का मतलब है प्रेजेंटली द कटिंग डिपार्टमेंट इज चार्जिंग 390 रुपए पर प्रोडक्टिव आवर फॉर रिकवरी ऑफ रनिंग कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन्स। इसका मतलब है कि अभी एग्जिस्टिंग मशीन्स का OAR 390 है, क्योंकि मैंने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का नाम ओवरहेड रिकवरी रेट भी बताया था। तो ये इस सेंटेंस में इन्होंने ये बताया कि एग्जिस्टिंग मशीनों का OAR 390 है, लेकिन हमें तो यहां टोटल चाहिए ना, तो इनको 8 से मल्टीप्लाई कर लें। 390 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12,500 के 11,600। क्यों 12,500? हाँ, अच्छा, जिनको 12,500 लग रहा है उनको 12,500 इसलिए लग रहा है क्योंकि यहां पर भी तो हमने 2,600 लिखा है, यहां तो 2,400 नहीं लिखा। ये हाँ, ये OAR चीज नहीं है, ये तो हमने वैसे बिजली का बिल टोटल किया है। अच्छा, 390 को यहां मैं, जिनको 11,600 या 12,500 में कंफ्यूजन है, बताता हूं। 390 ओरिजिनली इससे पहले जो 5 मशीन थी उसके हिसाब से निकला हुआ था। कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? ऐसे ही फार्मूला लगा होगा और उन पुरानी मशीनों के टोटल खर्चे ऊपर लिखे होंगे, डिवाइडेड बाय 12,500 किया होगा या 11,600 किया होगा? 11,600। देखें, एक है कि यहां पर कौन कौन से खर्चे हैं, तो खर्चे सिर्फ 2 कमाने वालों के, 5 फैमिली मेंबर्स के, तो खर्चे सारे हैं, लेकिन डिवाइड सिर्फ कमाने वालों से होना है। तो जब 390, अच्छा 390 आपको एक प्रॉपर OAR दिया हुआ है पुरानी मशीनों का, ये 390 कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? 5 मशीनों के सारे खर्चे लिखे होंगे, सारे, या सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स के? सारे खर्चे लिखे होंगे, लेकिन OAR निकालने के लिए डिवाइड किससे किया होगा? सिर्फ 11,600 से। तो ये जो 11,600 से डिवाइड करके आंसर निकला था, ये 390 था। ये चाहिए, तो इसलिए यहां पर अब मैं 390 को 11,600 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12,500 से नहीं। क्यों? क्योंकि 390 OAR पुराना दिया हुआ है, उससे रिवर्स चल के हम ये जानना चाह रहे हैं, तो इसलिए 11,600 आएगा, 12,500 नहीं। 4,524 ये यहां पर आ गया। और अब सारी 6 मशीन का ग्रैंड टोटल बन गया 5,3 और ये आ गया यहां पर
539400 385 पॉइंट। जब भी कोई रेट निकाला करें ना 2 डेसिमल तक जाया करें। तो अब ये उन 6 कंबाइंड मशीन्स का OAR निकल आया। ये बोर्ड की सैर आस्ता आस्ता करा दे यार जरा जी। जी जी हमने ना OAR पूरे डिपार्टमेंट का लगाना है, पूरे डिपार्टमेंट का। देखें हो सकता है, अच्छा सवाल ये पूछा है कि उन 5 का OAR तो निकला ही हुआ है, तो छठे का OAR निकाल के उस 390 में ऐड कर दें, ये कह रहे हैं ना। इससे नुकसान ये होगा कि जो नई मशीन के, अब हमने ना एक्चुअली पूरे डिपार्टमेंट के ओवरऑल OAR निकालना है, यानी सारे खर्चे डिवाइडेड बाय सारे आवर्स। अच्छा एक मिसाल जहन में आ रही है, क्लास में 90 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, इन सब की एवरेज एज 19 ईयर्स थी। कैसे किया होगा? सबकी एज टोटल की होगी, डिवाइडेड बाय 90 किया होगा, एवरेज एज 19 आ गई। एक स्टूडेंट और आया जो कि 21 साल का था, तो आप ये कह रहे हैं कि इनकी जो एवरेज एज निकली थी उसमें 21 रुपए ऐड, 21 साल ऐड कर दें, ये नहीं सही ना। हमें क्या करना चाहिए, अब इसकी एज भी उनके फिर से टोटल में मिलानी चाहिए और 100 से डिवाइड करना चाहिए, फिर एवरेज निकलेगा। हाँ यार इस क्लास में कोई गड़बड़ है, कोई है जो है। सब क्लासों में रोजाना की हदीस सुना रहा हूँ, इस क्लास में नहीं बन रहा टाइम। कोई आप में से ऐसा है जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया? वो कैद भी नहीं हुआ क्योंकि उस क्राइटेरिया पे भी पूरा नहीं उतर रहा था। हाँ जी, कल करूंगा बयान इंशाल्लाह रूम 4 में और 3:15 बजे।